हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंशु टेक स्टडी। मैं हूं अंशु आनंद और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पिछली वीडियोज में हमने पढ़ा था आवेश के बारे में। तो आवेश के बारे में मैंने ये बताया था कि विपरीत प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताया था। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो आवेश होते हैं अपने चारों तरफ एक तरह का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, एक तरह का क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अगर दूसरा आवेश उसके क्षेत्र में आ जाता है तो उस दूसरे आवेश पर किसी प्रकार का वहाँ पे बल लगने लगता है, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे वो प्रतिकर्षण का हो। तो दोस्तों, इसी को जो है माइकल फैराडे ने एक तरह से समझाया था और इसी पे जो है वैद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत किया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी बताया। तो माइकल फैराडे ने जो है इसकी अवधारणा को बताया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। तो वैद्युत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी एक रखे हुए आवेश के चारों तरफ अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ये एक तरह काल्पनिक होता है, ये आप देख नहीं सकते अपनी आंखों से। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र वगैरह को आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, एक तरह से काल्पनिक है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा यहाँ पे, अगर कोई दूसरा आवेश उस क्षेत्र में आ जाता है तो उस पर किसी तरह का बल का अनुभव होता है, तो कहा जाएगा कि वो जो है क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में वो आवेश होगा। ठीक है, वैद्युत आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर जैसे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो या कोई कण हो, ठीक है, तो अगर कोई किसी भी वैद्युत क्षेत्र में तब कहा जाएगा कि जब वह जो है किसी वैद्युत बल का उस पर अनुभव होगा, या फिर जो है उस पर अगर कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है यानी रिपल्सन या प्रोपल्सन बल लग रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है कहा जाएगा कि वो आवेश वैद्युत क्षेत्र में है। समझ में आया? तो वैद्युत क्षेत्र को आइए हम समझते हैं कुछ डायग्राम से। तो यहाँ पे सपोज एक क्यू आवेश था, ये अपने चारों तरफ एक तरह का क्या किया, एक तरह का क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। ठीक है, इतना जो है इसका एक सर्किल हो गया, इसके चारों तरफ एक तरह का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अगर हम इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य परीक्षण आवेश को ले जाते हैं तो इस परीक्षण आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा एक तरह का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो है वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश या आवेशों के निकाय द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र होता है जहां पर एक अन्य आवेश पर वैद्युत बल लगा सकता है। समझ में आया? तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में सबसे पहले फैराडे ने बताया था, आपको पता होना चाहिए, माइकल फैराडे, मैंने पहले ही बता चुका हूं। तो वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है? तो वैद्युत बल रेखाएं एक तरह के काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अगर देखिए प्लस की बात की जाए तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी प्लस से बाहर की ओर निकलती हैं। अगर कोई धनावेश है तो उससे बाहर की ओर निकलेंगी, अगर कोई ऋणावेश है तो उसमें अंदर की ओर इंसर्ट होंगी वैद्युत बल रेखाएं। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या वैद्युत बल रेखाएं इसमें क्या होंगी, यहाँ पे अगर ऋणावेश है तो इसमें अंदर की ओर जाएंगी। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक या निष्कोण वक्र होती हैं जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। यानी मतलब उस पर क्या होगा कि एक स्वतंत्र एकांक धनावेश उस पर चलता रहता है। ठीक है, तो उस पर जो है स्वतंत्र धनावेश वहाँ पे चलता रहता है। तो इसी कारण जो है अगर ये स्वतंत्र धनावेश चल रहा होता है तो ये ऋणावेश की ओर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश में अंदर की ओर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक इस पे प्लस होगा इस रेखा पे और इसमें माइनस, तो ये अंदर की ओर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है ये और इस पे भी प्लस होगा तो ये बाहर की ओर निकलेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर एकांक धनावेश वहाँ पे चलता है। ठीक है, धनावेश में बाहर की ओर चल रही हैं वैद्युत बल रेखाएं
और ऋणावेश में अंदर की ओर। ठीक है, जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी ये दर्शा रही है कि बाहर की ओर जा रहा है वैद्युत क्षेत्र, इसमें अंदर की ओर जा रहा है वैद्युत क्षेत्र। तो बल भी जो वैद्युत बल लगेगा वो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। तो इसमें पॉजिटिव आवेश है तो इसमें बल जो है बाहर की ओर लगेगा, और नेगेटिव आवेश है तो इसमें बल जो है अंदर की ओर वर्क करेगा। आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पे नेगेटिव आवेश है, रखा हुआ है एक दूसरे के संपर्क में, तो आपको पता है कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया? तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को तो क्या होगा, ये जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा इससे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ये कुछ इस तरह से जाने लगेंगी। समझ में आया? तो ये कुछ इस तरह से मिलने का प्रयास करेंगी। तो ये हो गया, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की, तो वैद्युत बल रेखाएं, देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण की बात की जाए तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश की ओर खत्म होती हैं, यानी प्लस से जाएंगी और माइनस पे समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे देखेंगे आप, जो है पीछे मैंने बताया था, यहाँ देखिए धन से समाप्त, यहाँ पे प्लस से शुरुआत हुई इनकी और ऋणावेश पे यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, और दूसरा, अगर हम किसी भी वैद्युत बल रेखा पे एक बिंदु मान लें और उससे स्पर्श रेखा खींच देंगे तो वो जो है स्पर्श रेखा उस धनावेश पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी वहां पे प्रदर्शित करेगी। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं किसी भी खींची हुई प्रत्यास्थ डोरी की तरह व्यवहार करती हैं। ठीक है, अगर देखेंगे वहां पे धनावेश की तरफ देखा, धनावेश और ऋणावेश था, एक तरफ धनावेश था, एक तरफ से ऋणावेश था। समझ में आया? कुछ इस तरह से यहाँ पे धनावेश था और यहाँ पे ऋणावेश था, तो जो है एक तरह से डोरी की तरह ये खींच रही थी एक दूसरे से। ठीक है, ये तो पहले सीधे सीधे जा रही थी, धनात्मक तल से लंबवत जा रही थी ये, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे अगर एक अट्रैक्ट करने लगी तो ये एक तरह से डोरी की तरह खींच गई। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी ये क्या हो गया, डोरी की तरह ये खींच जाती है यहाँ पे। ठीक है, बाहर की ओर ढकेलेगा ये, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बाहर की ओर ढकेलेगा तो ये भी क्या हो गया, डोरी की तरह ये खींच जाती हैं। ठीक है, तो डोरी की तरह ये सिकुड़ने का क्या होगा, यहाँ पे चेष्टा करेंगी। और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है और सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, यानी एक प्रकार के आवेश जो हैं क्या करते हैं, हमें मैंने पीछे बताया था कि अगर हम वैद्युत, अगर एक तरह से आवेश की बात की जाए यहाँ पे, तो अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पे और विपरीत प्रकार के आवेश यानी विजातीय आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। उसी तरह से अगर आवेश जो है वहाँ पे विपरीत प्रकार के हैं, ठीक है, विपरीत प्रकार के हैं, तो वहाँ पे जो है आकर्षण के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है सिकुड़ने का प्रयास करेंगी। अगर एक समान प्रकार के आवेश हैं तो वहाँ पे क्या हो गया, लंबवत दिशा में दूर हटने लगती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। यहाँ पे एक समान आवेश हो गया तो इससे क्या होगी, लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करने लगेंगी और फैलने लगेंगी। ठीक है, तो इस तरह से यह इसमें होगा प्रतिकर्षण बल। जो आवेशित चालक से निकलने वाली बल रेखाएं होती हैं वो क्या होंगी, चालक तल के लंबवत होती हैं। अगर कोई जो है किसी भी चालक से अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जल रही हैं, ठीक है, अगर जैसे कोई भी जो है चालक से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं तो इसके लंबवत होती हैं, इसके तल के क्या होंगी, लंबवत निकलती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब ये देखिए क्लोज्ड नहीं होती हैं, ये ओपन होती हैं, ओपन बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का जो लूप नहीं क्रिएट करती हैं, ये एक तरह से खुली हुई होती हैं रेखाएं। मैग्नेटिक अगर बात की जाए मैग्नेट में, तो मैग्नेट में जो है क्लोज्ड कर्व बनाती है, ये क्या है, ओपन कर्व बनाती है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें ध्यान देना है। किसी स्थान पर बल रेखाओं का दूर दूर होना वैद्युत क्षेत्र का क्षीण होना प्रदर्शित करता है तथा बल रेखाओं का पास पास होना यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का तीव्र होना प्रदर्शित करता है। यानी जो है जहां पे वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी, यानी वहां पे वैद्युत क्षेत्र क्षीण होगा। अगर जहां पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी यानी पास पास होंगे वहां पे, और वहां पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी और वहां पे वैद्युत बल प्रबल होगा।
ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र भी वहां पे प्रबल होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर काटेंगी तो इनसे जो है कई स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की अभिधारणाओं को गलत बताता है, इसलिए ये असंभव है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अगर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र एक समान है, वहां पे जो है अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं तो वे एक दूसरे के क्या होंगी, एक समान होंगी, एक समांतर चलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से भी चल सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे जाएंगी, एक दूसरे की क्या होंगी, ये समांतर है। तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पे समांतर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं उदासीन बिंदु क्या होता है। तो उदासीन बिंदु ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता वहाँ पे शून्य होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो अगर सपोज जहाँ पे ऐसी जगह कहाँ पे शून्य होगा, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, उसे क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहते हैं। जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता शून्य होगी उसे उदासीन बिंदु कहेंगे। इसको कैपिटल N से दर्शाते हैं। तो उदासीन बिंदु कहाँ बनेगा, आपको ध्यान देना जरूरी है। तो जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या नगण्य होगी वहाँ पे क्या होगा, उदासीन बिंदु वो कहलाएगा। समझ में आया, वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र नहीं काम करेगा, वहाँ पे उदासीन बिंदु होगा, ठीक है। तो अगर वहाँ पे अगर किसी भी आवेश को रख दें तो उस पर कोई भी वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। तो उदासीन बिंदु की बात की जाए यहाँ पे, तो उदासीन बिंदु अगर सपोज यहाँ पे इस तरह से ले लें, ठीक है, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इनके बीच में हम बात करें तो यहाँ पे प्लेस होगा, ये क्या हो गया, उदासीन क्षेत्र होगा। यहाँ पे कोई भी प्रकार का वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आवेश ले जाएंगे तो ना ही प्रतिकर्षण का अनुभव होगा, ना ही आकर्षण का अनुभव होगा। इस तरह से ये क्या कहलाएगा, उदासीन बिंदु कहलाएगा, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र वहां होगा, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र मैंने पीछे भी बताया था, जहां पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर चलती हैं। तो वहां पे उस जो है एरिया में सभी जगह पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, वहां पे इक्वल होगी। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इक्वल होगी, और जो वैद्युत बल रेखाएं जो चल रही हैं वो एक दूसरे के समांतर जाएंगी। तो इस क्षेत्र तो कह सकते हैं हम उस वैद्युत क्षेत्र को जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिमाण और दिशा दोनों क्या होती हैं, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया। तो देखिए यहाँ जो है अगर बात करें एक समान वैद्युत क्षेत्र को, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से खींचा जाता है। यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से इसमें चलती हैं, एक दूसरे के परस्पर क्या होती हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं समांतर होती है, ठीक है। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए, यानी ई की बात की जाए, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए वहां पे तो सभी जगह पे इक्वल होगी। समझ में आया। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं का उपयोग, मैंने वैद्युत बल रेखा बताया, वैद्युत क्षेत्र बताया। अब वैद्युत बल रेखा का क्या उपयोग है आइए हम जानते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं का उपयोग हम देखिए वहां पे करते हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने में, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाओं के आधार पर ही हम जो है कई वैद्युत बल रेखाएं खींच कर जो है काल्पनिक रूप से हम पता कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे है, कहाँ पर नहीं है। यानी देखेंगे कि जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगी, सघन होंगी, ठीक है, घनी एक तरह से सटी हुई होंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, ठीक है। जहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बहुत कम होगी, यानी बहुत ही विरल माध्यम होगा वहाँ पे, ठीक है, बहुत ही विरल रेखाएं होंगी, बहुत ही दूर दूर होंगी, तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। समझ में आया। तो वैद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो वहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। आपको ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा, ठीक है। तो अगर हम ग्राफिक तरीके से समझें तो अगर हम देखिए दोस्तों
ग्राफिक तरीके से समझते हैं। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं। मैंने बताया एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर ढकेलने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को दूर ढकेलने का प्रयास करेंगे। समझ में आया। बाकी आवेश जो है इस पे जो है इस तरह से जाएगा इसमें बाहर की ओर। तो एक दूसरे को ये देखें डोरी की तरह ये रेखाएं तन गई, डोरी की तरह जो है ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे उदासीन क्षेत्र होगा N। अगर देखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें इस एरिया की, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बहुत ही कम है, यानी बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी। वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा एक ही चीज होती है, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यदि हम देखिए किसी भी वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्र की दिशा उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके परिणामी तीव्रता की दिशा उससे हम निकाल सकते हैं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंतर निकालेंगे यहाँ पे वैद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये एक तरह से खुली हुई वक्र होती हैं, यानी ओपन कर्व होती हैं, यानी इस तरह से है, ये क्या है, ओपन है, ठीक है, खुली हुई है वैद्युत बल रेखाएं। अगर चुंबकीय बल रेखाओं की बात की जाए तो चुंबकीय बल रेखाएं चूंकि मैग्नेट से उत्पन्न होती हैं, तो ये देखिए मैग्नेट से इस तरह से उत्पन्न होती है। तो आप देखेंगे तो ये एक बल रेखा है, इधर से होते हुए गई, इस मटेरियल में से होते हुए बाहर निकल आई, ठीक है, फिर ये इधर से गई, ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल की ओर जा रही है ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है, क्लोज्ड पाथ कवर कर रही है, तो ये एक तरह की क्या है, बंद वक्र होती है। अगर वैद्युत बल रेखाओं की बात की जाए तो ये जो है सदैव आवेशित पृष्ठ की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। सपोज ये देखिए आवेशित पृष्ठ है, तो इसके लंबवत ही वैद्युत बल रेखाएं चलेंगी। समझ में आया। लेकिन चुंबकीय सतह के लंबवत जो है चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती हैं, चुंबकीय बल के लंबवत नहीं होती है, किसी भी दिशा में हो सकती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी दिशा में हो सकती हैं, या मैटर नहीं करता कि इसी तरह से होंगी। लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल पे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो यहाँ पे चुंबकीय बल बहुत ही ज़्यादा तीव्र होगा, ठीक है, चुंबकीय बल की तीव्रता यहाँ पे तीव्र होगी। अगर हम बात करें वैद्युत बल रेखाओं की, तो ये जो है वैद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर नहीं जा पाती हैं या उपस्थित नहीं होती हैं, ठीक है। चालक जो है कोई तार वगैरह है उसमें बात की जाए तो वैद्युत बल रेखाएं उसके अंदर से होकर नहीं जाती है, उसके बाहरी पृष्ठ पे होती हैं, समझ आया। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं जो है चुंबक के पदार्थ के अंदर से होकर गुजरती हैं, ठीक है, वो अंदर तक होती हैं। तो आपको ये सारी डिफरेंस जो है आपको सिंपली याद रखने हैं, ठीक है। ये जो है कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है, आपको ये सारी चीजें ध्यान में देने की जरूरत है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब लास्ट पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यानी जो है अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में अगर बाहर से कोई इकाई धनावेश लाके रख दें, उस पर जितना बल कार्य करेगा वो जो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल होगा। समझ में आया। तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा यहाँ पे, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और इसको जो है कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और है वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तरह की क्या है, सदिश राशि है। आवेश लेकिन यहाँ पे अदिश राशि है। आवेश आपको पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी है,
आवेश यानी चार्ज एक तरह की स्केलर या अदिश राशि है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरह की सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं। ई के ऊपर तीर लगाने का मतलब ये होता है, ई के ऊपर जैसे इस तरह से तीर लगा होगा आपके कई जो है बुक को आप जो है पलटते हैं अपने साइंस या फिजिक्स वगैरह की, तो उस पर ई पे देखेंगे तो तीर टाइप का लगा होता है। यहाँ देखिए ई पे जो है तीर टाइप का जिस पे लग गया तो वो क्या हो गया यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। इसमें जो है परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। समझ में आया? वैद्युत क्षेत्र की इकाई जो होती है न्यूटन पर कूलम्ब होती है, आपको पता होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र देखिए आइए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वैद्युत सपोज किसी भी, ठीक है, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र ई में कोई परीक्षण आवेश Q0 लाते हैं। ठीक है, कोई किसी भी वैद्युत क्षेत्र ई में कोई परीक्षण आवेश Q0 लाते हैं तो उस पर F बल लगता है, उस पर F बल लगता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे F अपान Q0, F अपान Q0। समझ में आया? तो F अपान Q0 या E इक्वल टू F अपान Q भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये जो है E इक्वल टू F अपान Q जो है यानी बल बट्टा क्या होगा आवेश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा यहाँ पे बल बट्टा आवेश। ये क्या है यहाँ पे फोर्स है, ये क्या है यहाँ पे फोर्स या बल है। ठीक है, और Q क्या है यहाँ पे आवेश है या चार्ज। ठीक है, और E क्या है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब मात्रक बात करें तो इसको न्यूटन पर कूलम्ब से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो होगी यहाँ पे न्यूटन पर कूलम्ब होगी, न्यूटन पर कूलम्ब होगी। समझ में आया? तो यानी ये देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है, यहाँ पे फोर्स का जो यूनिट होगी न्यूटन होगी, और यहाँ पे बट्टे में जो है ये Q आवेश का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट कूलम्ब हो जाएगी। तो इस तरह से जो है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र का जो यहाँ पे यूनिट है वो क्या होगी न्यूटन पर कूलम्ब होती है। समझ में आया? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर कितना बल लगेगा, तो मैंने बताया था कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E था। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E था यहाँ पे, इसमें जो है अगर कोई परीक्षण आवेश बाहर से लाते हैं, ठीक है, ये इसका वैद्युत क्षेत्र E है, कोई Q0 वैद्युत क्षेत्र बाहर से इस वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो इस पर कितना फोर्स वर्क करेगा यानी F क्या होगा। तो मैंने बताया था E इक्वल टू क्या होता है वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू होता है F अपान Q0, तो बल इक्वल टू हो गया F इक्वल टू Q इंटू E, F इक्वल टू हो जाए Q इंटू E न्यूटन में। ठीक समझ में आया? न्यूटन में। तो यही जो हो गया F इक्वल टू Q इंटू E, यही जो है वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल लगेगा। पीछे मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है F अपान Q न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे अब किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक हम आवेश ले लेते हैं प्लस Q। ठीक है, प्लस Q आवेश था जो यहाँ पे स्थित था एक जगह पे, वो पॉइंट O है। ठीक है, इससे जो है R दूरी पर जो है, इससे जो है R दूरी पर, स्मॉल R दूरी पर कोई एक पॉइंट क्या है यहाँ पे P है। R दूरी पर कोई पॉइंट P है, इस पे हम बाहर से कोई एक आवेश लाए हैं, इसका वैद्युत क्षेत्र में हम एंट्री कर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो आवेश था यहाँ पे परीक्षण आवेश एक लाया गया है बाहर से प्लस Q0। ठीक है, प्लस Q0, इसी पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो ये वाला आवेश था तो इसका एक जो है पूरा इस एरिया में वैद्युत क्षेत्र है, इस एरिया में पूरा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस क्षेत्र पर, तो इस वैद्युत क्षेत्र या इस बिंदु आवेश के कारण जो है इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस बिंदु आवेश के कारण जो है अगर इसको इसमें लाते हैं इस वैद्युत क्षेत्र में,
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, इसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सपोज यहाँ पे कोई एक आवेश Q है, इससे स्मॉल r दूरी पे कोई एक परीक्षण आवेश Q0 हम रख देते हैं जो O और P बिंदु पे है, ठीक है, आपस में। तो हमने कूलाम का नियम, जो कूलाम लॉ आपको बताया था पीछे, कूलाम्स लॉ मैंने बताया था। कूलाम्स लॉ क्या होता है, F = होगा, अप्लाई कर दीजिए इसमें 4πε0 K इंटू Q0/r²। समझ में आया? तो अगर ये देखिए, ये कब अप्लाई होगा, जब जो है कोई परावैद्युत पदार्थ है, इनके बीच में कोई एक माध्यम रखा गया है, ठीक है, इनके बीच में कोई एक माध्यम रखा गया है, तो यहाँ पे K लेंगे, ठीक है, परावैद्युतांक है K। Y में अगर Y या एयर के लिए K = जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, K = 1 हो जाएगा। समझ में? तो F = हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू Q0/r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। हमें पता है जो वैद्युत क्षेत्र होता है E = क्या होता है, F/Q0 होता है, या फिर Q0 होता है। तो F की वैल्यू क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू हम उठा के इसमें रख देंगे। F की वैल्यू ये वाली जो है 1/4πε0 Q इंटू Q0/r² उठा के यहाँ पे F के जगह पे रख देंगे। तो यहाँ पे रखने पे क्या मिलेगा आपको, 1/4πε0 Q0/r² इंटू 1/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा E = जो है वैद्युत क्षेत्र, E = हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 Q/r²। तो यही क्या है, यही जो है वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये न्यूटन पर कूलाम में होगा। समझ में आया? तो इस तरह से किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। और यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू मैंने बताया था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, पहले ही लेक्चर में बताया था। Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है, आवेश है, ठीक है, चार्ज यानी आवेश है। R क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन ये दोनों चार्जेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस के बीच में Q और Q0 के बीच में डिफरेंस कितना है, R दूरी का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर देखिए एक साथ कई सारे आवेश रख दिए जाए यहाँ पे, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पे सपोज दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों यदि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला बिंदु O पर आवेश -Q होता, तब अगर देखिए यहाँ पे माइनस होता, तो ये जो बल, ये देखिए यहाँ पे प्लस है, तो बल किधर की तरफ वर्क करेगा, F इधर की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए -Q होता, यहाँ पे जो धनावेश रखा गया है, यहाँ पे ऋणावेश होता, तो बल जो कार्य करता वो इधर की ओर होता। समझ में आया? बल जो कार्य करता वो उल्टा विपरीत होता। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि दोस्तों अगर हम बात करें, यदि किसी स्थान में कई बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 सो ऑन रखे गए हो, ठीक है, तो उस स्थान के किसी बिंदु पर आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब E = हो जाएगी, तो इन्हीं आवेशों के कारण उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होगी, उन सभी बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होगी, ठीक है। तो E = हम क्या कर देंगे, E = E1 + E2 + E3 प्लस सो ऑन जितना होगा, ठीक है। तो सपोज जैसे कि वहां पे एक ही हम परीक्षण आवेश रख रहे थे Q, ठीक है। अगर बहुत सारे आवेश हो जाए वहां पे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, अब जाके परीक्षण आवेश लाएं, तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकल के आएगी E = E1 + E2 + E3 सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो E = क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे E = हो जाएगा, देखिए E = हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, ब्रैकेट में ले लेंगे Q1/r1² प्लस Q2/r2² प्लस Q3/r3²।
प्लस 1 कर देंगे, जितना भी हो गया Qn/Rn का स्क्वायर। आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक साथ कई बिंदु आवेश हो जाए यहाँ पे, और उसके बाद जो है कोई एक परीक्षण आवेश लाए उस क्षेत्र में, ठीक है। सपोज यहाँ पे Q1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे Q2 हो गया, Q3 हो गया, इस तरह से आवेश हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक परीक्षण आवेश प्लस Q लाए, यहाँ पे परीक्षण आवेश प्लस Q लाते हैं, तो इन सभी तीनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी यहाँ पे E=E1 + E2 + E3। अगर बहुत सारे आवेश हैं तो +1 जितने आवेश होंगे वहां तक ले जाएंगे ऐड करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये फार्मूला लगाया था, E होता है 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Qn तक होंगे। तो उसी तरह से हम यहाँ पे हम फार्मूले में रख दिए और ये जो है वैल्यू आ गई। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये भी क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम में होगी, ये भी क्या होगी यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम में होगी। समझ में आया? तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।